हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ रंजीत कुमार। आज मैं आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए, समझिए। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये बनने वाला है। और इसका एक एक वर्ड अगर आप समझ जाते हैं और इसको आप अपने जहन में बैठा लेते हैं तो आपके बोर्ड का एक भी क्वेश्चन इस वाले वीडियो के बाहर नहीं होगा। मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी नोट्स से मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा, यानी कि पूरे तरह से सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसीलिए सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, और मैं जो भी चीज़ें लिखा रहा हूँ या जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ उसको आप नोट करिए कॉपी पे, और जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। और अपने सारे फ्रेंड्स को, जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, बेहतरीन 10th क्लास का, 12th क्लास का, आईआईटी, मेडिकल, हर जगह का, मतलब जो भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स का बेहतरीन वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो मैं आप सारे बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, सर्किल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका हेडिंग एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है और ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं एसिड्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए एसिड देखते हैं। एसिड क्या होता है? तो देखिए, एसिड जो आपका वर्ड है, ठीक है, एसिड हमने यहाँ पे लिखा एसिड। ठीक है, इसका जो लैटिन वर्ड है, याद रखिएगा, ये लैटिन जो वर्ड है, इसका लैटिन वर्ड है एसिडस। ठीक है, या हम इसको एसर कहते हैं। ठीक है, ACERE, एसर भी कहा जाता है। तो इसका लैटिन वर्ड है। इसका मतलब ये होता है, इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है मीनिंग सोर। ठीक है, नहीं खट्टा, मीनिंग सोर। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे खट्टा। यानी एसिड का मतलब एसिडस, जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है सोर यानी खट्टा। कि एसिड वह सब्सटेंस है जो टेस्ट में कैसा होगा? सोर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एसिड वह सब्सटेंस है, सब्सटेंस दैट आर सोर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसा होगा? सोर होगा, यानी खट्टा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट यह है कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, यानी कि एसिड वह सब्सटेंस होता है जिसके अंदर अगर आपने ब्लू लिटमस को डाला तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, यानी कि ब्लू लिटमस टू रेड। फिर देखिए, अगर हमने एसिड का सॉल्यूशन तैयार किया, एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, मान लो हमारे पास वाटर है और वाटर के अंदर हमने क्या कर दिया? एसिड का कुछ बूंद डाल दिया। ठीक है, ये आपका एसिड है यहाँ पे, ये मान लो प्योर वाटर है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया? एसिड का कुछ बूंद डाल दिया। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, यानी कि कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें आपका एसिड है, यानी कि एसिड का सॉल्यूशन अगर हम बना रहे हैं या डाइल्यूट सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो ऐसा सॉल्यूशन आपका जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे, ठीक है, वो आपका एसिड होता है। तो देखिए, दूसरा और कुछ बातें हैं कि जैसे एसिड जो है, एसिड इज अ सब्सटेंस which produce H प्लस आयन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। विच प्रोड्यूस H प्लस आयन इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर, यानी कि H2O के अंदर, वाटर में अगर H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है जिस सब्सटेंस के ज़रिए, वो सब्सटेंस आपका एसिड कहलाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर हमने HCl की बात किया, तो HCl वाटर के अंदर ये H प्लस फायर करेगा, यानी H प्लस रिलीज करेगा अलॉन्ग विथ Cl माइनस। दूसरा H2SO4 है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? ये 2H प्लस
फायर करेगा, साथ में SO4 माइनस माइनस ये रिलीज़ करेगा, यानी कि ये हमारा एसिड हो गया। तो एसिड का प्रॉपर्टी है कि ये सॉल्यूशन के अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर या एक्वा सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन को ये रिलीज़ करता है, फायर करता है। तो याद रखिएगा कि H+ अगर हमारे सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वो एसिड होगा। और इसको समझाने के लिए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हैं, आर्हेनियस थ्योरी को हम यूज़ करते हैं। तो आर्हेनियस थ्योरी में ये कहा गया कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के अंदर H+ आयन को बाहर निकाले या रिलीज़ करे, उसे हम कहते हैं एसिड, ठीक है। और बेस क्या होता है कि वैसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर OH- आयन को बाहर निकाले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। कुछ और एग्जांपल देखो, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, ये भी H+ और NO3- को बाहर निकालेगा, सिक्रेट करेगा, इसीलिए हम HNO3 को क्या बोलेंगे, एसिड कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो CH3COOH, इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड भी क्या करता है, ये भी CH3COO माइनस और यहाँ पे H+ आयन बाहर निकल रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है, दिस सब्सटेंस इज एसिड। तो एसिड वह सब्सटेंस होता है जो वाटर के अंदर H+ आयन रिलीज कर रहा है, दे रहा है। दूसरा, एसिड के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे एसिड वह सब्सटेंस है, एसिड इज दैट सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटोन, विच डोनेट प्रोटोन, जो प्रोटोन का डोनर होगा। तो याद रखेंगे कि एसिड जो है ये प्रोटोन का डोनर है, प्रोटोन डोनर है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटोन डोनेट करता हो, तो वह सब्सटेंस आपका एसिड कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका, सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे HCl ले लिया, ठीक है, और हमने इसके साथ NH3 ले लिया। तो देखो HCl और NH3 के बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, उसको समझिएगा। HCl एक एसिड है और अमोनिया एक बेस है, ठीक। तो हमने क्या बोला कि एसिड का प्रॉपर्टी है कि ये प्रोटोन को डोनेट करेगा। अब सवाल आता है कि प्रोटोन क्या होता है। तो देखो, अगर यहाँ पे H+ है, इसको हम प्रोटोन कहते हैं, दिस इज़ योर प्रोटोन। प्रोटोन का मतलब ये होता है कि ऐसा स्पीशीज जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, यानी इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है, इसका मतलब इसके पास सिंगल एक ही प्रोटोन होगा। H+ आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोन बोलते हैं। तो ये H+ आयन यहाँ से फायर करेगा, यानी कि बाहर भेजेगा। तो जैसे ही इसने H+ दिया, अमोनिया ने इस वाले H को अपने पास बुला लिया, एक्सेप्ट कराया, और यहाँ पे HCl में से H निकल गया तो बच गया Cl-, और यहाँ से जो H है वो अमोनिया लेके इसको बना लिया NH4+ आयन। दिस इज कॉल्ड योर अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। तो क्या देखा आपने कि एसिड जो है H+ आयन को फायर किया, अमोनिया ने H+ आयन को गेन किया, तो जो भी H+ आयन को फायर करेगा वो एसिड कहलाएगा, और जो H+ आयन को गेन करेगा वो बेस कहलाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी में क्या कहा गया कि एसिड जो होता है, ध्यान में रखेंगे, एसिड्स आर प्रोटोन डोनर, और बेस क्या हो गया, तो बेस ध्यान में रखेंगे ये प्रोटोन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो जितने भी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं, याद रखिएगा, जितने भी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं वो आपके आर्हेनियस एसिड होते हैं। जैसे मान लो आपने देखा था HCl H+ को फायर कर रहा था, और H+ पानी में भी दे सकता है, और H+ किसी डोनर, किसी एक्सेप्टर स्पीशीज़ को भी दे सकता है, जैसे अमोनिया या और भी जो स्पीशीज़ हैं उनको दे सकता है। तो प्रोटोन का ये डोनर है, तो ये हमारा आर्हेनियस एसिड भी होगा, साथ में ब्रॉन्स्टेड एसिड भी होगा, दोनों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोन भी है तो प्रोटोन भी रिलीज़ करेगा। उसी तरह से H2SO4, ये भी प्रोटोन को रिलीज़ करेगा, ये आर्हेनियस एसिड भी होगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड भी होगा। HNO3
यहाँ भी ये आर्हेनियस एसिड होगा और ब्रोंस्टेड एसिड होगा। तो याद रखेंगे कि ये सब जितने भी हैं HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड, ये जो भी हैं ये सभी आर्हेनियस एसिड भी हैं, ब्रोंस्टेड एसिड भी हैं। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में वाटर के अंदर ये प्रोटॉन रिलीज़ करता है और ब्रोंस्टेड एसिड में ज़रूरी नहीं है कि वाटर होना चाहिए, कोई और सब्सटेंस भी होगा, उसके अंदर टेंडेंसी अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का है तो उस सब्सटेंस के सामने भी ये प्रोटॉन को रिलीज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एसिड ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी में ये चीज़ है, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड होगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो आपका बेस होगा, यानी कि प्रोटॉन के ऊपर ही हम लोग सब बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए एक और बात आप एसिड के बारे में आप समझ लीजिए कि एसिड्स जो होता है, एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, एसिड क्या होता है? ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? जिसमें ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो H+, तो H+ में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये H+ इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम बनाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया लुईस एसिड। तो H+ क्या है? तो H+ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और ये आपका लुईस एसिड का है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देखा, जैसे AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक ना, तो देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या स्ट्रक्चर है? तो एल्यूमिनियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। एल्यूमिनियम के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस सेल के अंदर? तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है इन वैलेंस सेल। चेक कर लो, एल्यूमिनियम एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? एल्यूमिनियम में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये अभी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को लुईस एसिड भी कह सकते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। उसी तरह से याद रखिएगा कि BeCl2, देखो यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड, BeCl और Cl, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यानी अगर ऑक्टेट पूरा है तो फिर ये एसिड नहीं कहलाएगा। ऑक्टेट अगर पूरा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? ध्यान में रखिएगा, इसको हम बोलेंगे लुईस एसिड। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर होगा वो एसिड होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एसिड जो है वो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और बेस क्या है? बेस है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास NH3 अमोनिया है। ठीक है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास, ध्यान से चेक करिए, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हाइड्रोजन के साथ इसने सिंगल बॉन्ड बना लिया और एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज़ योर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये जो आपका लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर डोनेट करने का काम कर सकता है। ये मतलब अगर इसके पास कोई ऐसा एलिमेंट आता है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए इसके पास BF3 आया, तो ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन को BF3 को डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि बोरन फ्लोराइड के साथ बोरन में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होता है इसके वैलेंस सेल में, तो अभी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो नाइट्रोजन के पास आया, बोला हमको इलेक्ट्रॉन दो, तो नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? NH3 अमोनिया और बोरन ट्राईफ्लोराइड, ये इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन में ये हमेशा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम बोलते हैं लुईस बेस, लुईस नाम के साइंटिस्ट थे, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है उसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। तो याद रखिएगा कि जो कंडीशन है यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें आप लोग। कंडीशन ये है कि लुईस एसिड वह होगा जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो लेगा कहाँ पे, है ना, तो ऑक्टेट हमेशा इनकम्प्लीट होना चाहिए।
ठीक है, तभी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा आपका लुईस बेस की बात करें, अगर हम लुईस बेस की बात करेंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, लेकिन बट हैविंग at least one lone pair is present, one lone pair is present। कम से कम इसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अमोनिया, ठीक है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर यहाँ पे देखो प्रेजेंट है। वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है। तो याद रखिएगा, अब वाटर के अंदर ऑक्सीजन सिर्फ एक ही लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, सॉरी डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी तरह से मान लीजिए आपके पास यहाँ पे चलिए एक्सेट्रा। तो ये हमारा था लुईस एसिड एंड लुईस बेस। तो बेस क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है, जो लोन पेयर को डोनेट करेगा, और लुईस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो ये हमारा एसिड का कुछ कॉन्सेप्ट। देखिए, एसिड का एक और प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे यहाँ पे कि एसिड्स जो है, एसिड्स हैव कोरोसिव इन नेचर, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। एसिड का नेचर कैसा है, तो कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव का मतलब कि अगर ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल को ये कोरोड कर सकता है। जैसे जिंक को अगर HCl के साथ रिएक्शन करा दो तो जिंक मेटल को ये कोरोड करके ZnCl2 सॉल्ट बना देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये जिंक मेटल को ये कोरोड कर दिया है ना। तो एसिड का ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज करवाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेस के ऊपर। चलिए देखते हैं बेस क्या होता है। देखिए, बेस वह सब्सटेंस है, सब्सटेंस विच इज बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कैसा होगा, तो ये कड़वा होता है। याद रखेंगे, यहाँ पे कड़वा होता है, कड़वा। ठीक है, तो बेस टेस्ट में जो है ये कड़वा होगा। दूसरा कि बेस वह सब्सटेंस है विच कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। तो याद रखेंगे कि बेस वह सब्सटेंस है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद बेस वह सब्सटेंस है विच फर्निश या रिलीज OH माइनस आयन इन वाटर, यानी कि पानी में क्या दे देगा, ये OH माइनस आयन देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं NaOH, तो NaOH ने क्या किया, वाटर के अंदर OH माइनस सेपरेट किया, यानी कि बाहर कर दिया, तो NaOH आपका बेस होता है। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस भी आपका बेस है, क्योंकि इसने क्या किया, 2OH माइनस को इसने सेपरेट किया। ठीक है, तो ये इसके पास ये टेंडेंसी है कि इसने OH माइनस आयन को सेपरेट किया पानी के अंदर, इसीलिए ये क्या होगा, एक बेस का काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट में मैं आपसे बात करूं, बेसेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर, यानी ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो बेस याद रखिएगा प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा। जैसे अमोनिया, ठीक है ना, तो अमोनिया के पास लोन पेयर है, H+ इसके पास आया, तो H+ ने कहा हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और H+ फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ये अकेला कभी नहीं रहेगा। जब भी रहेगा ये हाइड्रोनियम आयन या अमोनियम आयन के फॉर्म में रहेगा, तो ये बन जाएगा NH4+ चार्ज। ठीक है, तो अमोनिया क्या किया, प्रोटोन को अपने साथ एक्सेप्ट करवा लिया और यहाँ पे अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली वाटर है, तो वाटर भी अपना एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को, और यहाँ पे आपका हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका बेस है, बेस जो है ये प्रोटोन एक्सेप्टर होता है। दिस बेसेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर, है ना। दूसरी चीज़ मैं आपको बात करूं कि जो बेस होता है, बेस आर लोन पेयर
डोनर, ठीक है ना, लोन पेयर को डोनेट करेगा। जैसे मान लो वाटर है, जैसे वाटर है आपका, वाटर क्या होगा, देखो वाटर, वाटर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है, किसी को भी डोनेट कर सकता है जिसके पास लेने की कैपेसिटी होगी। तो वाटर क्या होगा, इसे हम बोलते हैं लुईस बेस, ठीक है। तो बेसेस आर लोन पेयर डोनर, यानी अगर कोई डोनेट करने का काम करता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। तो लोन पेयर के बेस पे बात करना होगा तो लुईस लगाइएगा, ठीक है, लुईस बेस, लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कहीं भी होगी तो लुईस पे बात होगी, यानी लुईस एसिड एंड लुईस बेस। उसी तरह से यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपका अमोनिया, अमोनिया एक एग्जांपल है। तो अमोनिया भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ये, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अब जैसे कुछ एक्सेप्शंस की बात करें हम, कुछ एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें, जैसे मान लो आपको अगर किसी ने पूछ दिया ये बताओ कि व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इज इट लुईस एसिड और लुईस बेस, तो आप बताइएगा कि देखिए कार्बन जो है इसका ऑक्टेट पूरा है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और कार्बन जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है ना, पीरियड टेबल पढ़े हो ना आपका, सेकेंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। और सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के पास आपके आपका जो कार्बन है, कार्बन ऑलरेडी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस सेल के अंदर हो चुका है, यानी अगर हम देखें तो Kl के अंदर देखें तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हो चुका है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे ये फिर लुईस एसिड है, ठीक है, ये लुईस एसिड क्यों है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है तो आप बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लुईस एसिड। क्यों है, उसका रीज़न क्या है बता रहा हूँ। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पिछले वीडियो में बताया था, आप इसको देखिए। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो इसके ऊपर हाईली नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ ऑक्सीजन सेम चीज़ है, सिमिलर है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्राइसिस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्राइसिस हो जाएगी, ठीक है, क्राइसिस हो जाएगी। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, ठीक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा काम, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन गया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो हम कह सकते हैं कि ये आपका लुईस एसिड है। सिमिलरली SO3, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, अट्रैक्ट किया है। तो अट्रैक्ट करने से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हैं ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड के केस में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में आप देखिए कि जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, सल्फर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर लेगा, तीनों ऑक्सीजन, जिसके वजह से सल्फर के ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और जब सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी हो जाएगी तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कैपेबल हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी ऐसा आपको लगेगा कि ऑक्टेट पूरा है और फिर भी आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ये लुईस एसिड है तो क्यों है, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन आप यहीं ये चीज़ समझ लीजिए अच्छे से कि एक्सप्लेनेशन बस यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जुड़ने से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिस सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वो आपका लुईस एसिड का काम करता है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बता दिया लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एसिड्स को और थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल करते हैं इसको और पढ़ते हैं कितने तरह के एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो एसिड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, देखो टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है ना। चलिए एसिड्स का टाइप्स देखते हैं। तो एसिड्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो देखो टाइप्स ऑफ एसिड में पहला एसिड्स आर classified as first on the basis of their occurrence, ठीक है,
ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस यानी कैसे वो प्रेजेंट होते हैं हमारे आसपास हमारे नेचर में, उसके बेस पे हम लोग एसिड को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, यानी उनके पाए जाने के बेस पे एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है हमारा नेचुरल एसिड जो हमें नेचर से मिलता है। दूसरा आपका होता है मिनरल एसिड जो हम लैब में बनाते हैं, यानी लैब मेथड होता है। और ये जो आपका नेचुरल एसिड है ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ठीक है, तो ये जो है ना नेचर से ऑब्टेन्ड किया जाता है। सही है, तो चलिए अब हम बात करते हैं नेचुरल एसिड की। जैसे देखो नेचुरल एसिड्स में कई सारे एसिड्स होते हैं। जैसे हमारा नेचुरल एसिड्स को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, तो जो भी एसिड्स प्लांट्स और एनिमल्स से हमें डायरेक्टली मिल रहा है उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं या हम उसको नेचुरल एसिड कहते हैं। अब जैसे देखिए इसमें कुछ एसिड्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। देखिए सबसे पहला जो आपका एसिड है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कहाँ से मिल रहा है? तो देखो एसिटिक एसिड का जो सोर्स है वो आपका विनीगर है। ठीक है, ठीक है, तो एसिटिक एसिड का जो सोर्स है वो आपका विनीगर होता है जो कि यूज्ड होता है, यानी यूज्ड इन मेकिंग पिकल्स एंड टोमेटो केचप। ठीक है, पिकल्स एंड टोमेटो केचप। ठीक है, टोमेटो केचप वगैरह बनाने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। याद रखिएगा विनेगर को यूज़ किया जाता है पिकल्स अचार वगैरह बनाने में, टोमेटो केचप्स बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। दूसरा जो आपका है ये है आपका टार्टरिक एसिड। अब देखो टार्टरिक एसिड क्या होता है? तो देखो टार्टरिक एसिड जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये हमें ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, ये हमें ऑब्टेन्ड होता है टर्मरिंट से। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम टर्मरिंट। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे है वो देखिए। ठीक है, टार्टरिक एसिड का यूज कहाँ पे है? तो यूज्ड इन बेकिंग सोडा यूज्ड इन बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने में, और हम यहाँ पे और कहाँ यूज़ करते हैं? यूज्ड इन ब्रेड्स, बिस्किट्स, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सब जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं, यानी जो आपका टार्टरिक एसिड उसका मेन कंपोनेंट्स है बेकिंग सोडा का, उसको हम लोग ब्रेड्स को बनाने में, बिस्किट्स बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा है देखो लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड कहाँ पे आपको मिल रहा है? तो लैक्टिक एसिड आपका जो मिलता है वो मिलता है मिल्क से, कर्ड से। ठीक है, इसमें आपका लैक्टिक एसिड होता है। तो कर्ड में जो बैक्टीरिया होता है जो एसिड को रिलीज करता है उसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है ये कर्ड में प्रेजेंट होता है और वो आपका लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क और कर्ड में ऑब्टेन्ड होता है, मिल्क और कर्ड से ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, फिर देखो एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी आपका एस्कॉर्बिक एसिड ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्कॉर्बिक एसिड आपको कहाँ से मिल रहा है? तो एस्कॉर्बिक एसिड आपका गुआवा, जैसे आप मान लो अमरूद है उसमें आपको मिलता है। ठीक है, आंवला, इन सब जगह पे आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। ठीक है ना। फिर देखो सिट्रिक एसिड, देख लो सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? तो जो भी जूसी फ्रूट्स होते हैं वहाँ से आपको सिट्रिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम बात करें लेमन, ऑरेंज,
लेमन, ऑरेंज, ठीक है, और जितने भी सिट्रस फ्रूट होता है, जूसी फ्रूट्स होता है, वहाँ से हमें ये सिट्रिक एसिड ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, अगर मिथेनोइक एसिड को देखें तो इसका फॉर्मूला HCOOH होता है। तो देखो जब भी एंट स्टिंग होता है, ठीक है, एंट स्टिंग होता है, जैसे लाल चींटी जो होती है वो कभी स्टिंग करती है ना हमारे बॉडी पे, तो वहाँ पे मिथेनोइक एसिड वो रिलीज करती है, ठीक है, एंट स्टिंग। तो एंट स्टिंग या नेटल स्टिंग जो होता है, नेटल स्टिंग जो है होता है, ठीक है, वहाँ से हम लोग को मिथेनोइक एसिड मिलता है। उसके बाद देखो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टोमेटो में मिलता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, टोमेटो मिलता है, सही है ना। तो इस तरह से कई सारे एसिड्स हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होता है, और ये आपके सारे वीक एसिड्स होते हैं। दीज एसिड्स आर वीक एसिड। ये आपके एसिड्स कैसे हैं? वीक एसिड्स, दे आर लेस हार्मफुल। ये हमारे लिए बहुत ही लेस हार्मफुल होते हैं, यूजफुल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बात करो मिनरल एसिड की, ठीक है। अब देखते हैं मिनरल एसिड क्या है। मिनरल एसिड्स, तो देखिए मिनरल एसिड्स जो होते हैं उसको हम लोग बेसिकली इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, या सिंपली अगर बात करें तो मैन मेड एसिड भी कहा जाता है, मैन मेड एसिड भी कहते हैं, ठीक है, या इसको सिंथेटिक एसिड भी कह सकते हो, सिंथेटिक एसिड भी आप कह सकते हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जो आपका मिनरल एसिड है वो हम लेबोरेटरी में ऑब्टेन्ड करते हैं, है ना, ऑब्टेन्ड इन लैब, यहाँ पे लिख लेंगे ऑब्टेन्ड इन लैब, ये लैब में बनाया जाता है, और ये काफ़ी हार्मफुल भी होता है, ठीक है। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड हार्मफुल एसिड। हार्मफुल एसिड किसके लिए हार्मफुल है? देखो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। बॉडी का मतलब कहने का हुआ कि जैसे इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। कहने का मतलब है कि वो जो एसिड है वो हमारे बॉडी को जला भी सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। तो मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो हार्मफुल एसिड्स होते हैं, है ना, जो भी लैब में बनाते हैं। तो देखिए इसमें कई सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे HCl ले सकते हो, HI ले सकते हैं आप, ठीक है, H2SO4 ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं, एक्सेट्रा। ये जितने भी एसिड हैं, HClO4 ले सकते हो, है ना। तो ये सभी एसिड्स जो हैं वो मिनरल एसिड हैं जो कि हम जो है लैब में तैयार करते हैं। दीज आर मैन मेड एसिड्स, ठीक है। उसके बाद हम जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को क्लासीफाई करते हैं। देखो दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन आएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। देखो तो स्ट्रेंथ के बेस पे हम एसिड को कैसे क्लासीफाई करते हैं? तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा जो हमारा है वो है वीक एसिड, वीक एसिड। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो विच आयोनाइज approximately 100% इन सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि सॉल्यूशन में 100% आयोनाइज कर जाए, यानी कि वाटर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर 100% अगर टूट जाए वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। और वीक एसिड क्या होता है? तो देखो वीक एसिड जो है ये आपका 2 to 5% जो डिसोसिएट करे या आयोनाइज हो जाए, वो आपका क्या कहलाएगा? वीक एसिड कहलाएगा। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये सब ऐसे एसिड्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो 100% नहीं टूटेंगे, वो 2 से 5% टूटेगा। जैसे मान लो आपने एसिटिक एसिड का 100 मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, तो पानी में जैसे ही इस एसिड को डाला तो पानी में डालने से CH3COO- और H+ आयन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये 100 मॉलिक्यूल था तो क्या हुआ? पानी में जैसे ही हमने डाला तो इसमें से सिर्फ 5 मॉलिक्यूल ही टूट पाएगा, यानी कि 5 मॉलिक्यूल हमारा एसिटेट आयन और 5 मॉलिक्यूल हमारा
H प्लस आयन, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो पानी में कम रहा। तो अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वाटर के अंदर कम होगा, यानी लेस कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे, तो इन वाटर, तो वाटर में इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, काफ़ी कम है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन इसका बहुत कम होगा, इसका मतलब ये वीक एसिड होगा। और अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उसको देखिए ध्यान से। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड की हम बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे मान लो आपने HCl लिया, HCl क्या होगा, ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो HCl जो है वो H प्लस और Cl माइनस में जब टूटा, तो HCl क्या हुआ, जैसे हमने शुरू में इसका 100 मॉलिक्यूल लिया, तो ये क्या होगा, ये 90% से ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पे टूट जाएगा। मतलब 90% से ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पे टूट जाएगा, उसका H प्लस सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो 90% से ज़्यादा आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पानी के अंदर होगा। तो याद रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन अगर H प्लस का पानी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और वीक एसिड क्या होगा, जिसमें H प्लस का, मतलब हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं किसी भी एसिड को, ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस आयन पानी में जितना ज़्यादा होगा एसिड हमारा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और H प्लस आयन पानी में जितना कम होगा हमारा एसिड उतना ही वीक होगा। तो H प्लस आयन के बेस पे हम एसिड का स्ट्रेंथ हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ ऐसे हम लिख सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो याद रखिएगा ये जो आपका ब्रैकेट है ना, इसको कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। तो 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स आपके H प्लस के कितने प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, वो आपका कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। तो जितना ज़्यादा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, आप समझ लीजिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये तो बात रही स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में, ठीक है। तो जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे आपके कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे कैसे होंगे, वो सारे आपके वीक एसिड होंगे, ठीक है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन सा, तो इनऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है। और जो आपका वीक एसिड होता है इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स है, याद रखिएगा ऑर्गेनिक एसिड्स जो होता है वो आपका वीक एसिड होता है। तो इन बातों को आप अच्छे से ध्यान में रखें। चलिए कुछ और बातों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट में वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, या आप वीक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर लिखो। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, ठीक है। यानी कि जिसमें H प्लस आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी को उतना ही ज़्यादा वो कंडक्ट करेगा। लेकिन जो आपका वीक एसिड होगा उसमें आयंस की संख्या कम होगी, और जितना कम आयंस होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतना ही कम होगा आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करें आपसे, करते हैं। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन, सी नंबर में देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन मैंने अभी आपको बताया है कि आपके दिए हुए सॉल्यूशन के अंदर, है ना, वॉल्यूम, जो भी आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी दिया हुआ है उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। यानी सॉल्यूट अगर हम एसिड की बात करें तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या हो जाएगा, H प्लस आयन हो जाएगा। तो हमारे दिए गए सॉल्यूशन के अंदर जो वॉल्यूम दिया गया है उसमें सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है H प्लस का, वही आपका कहलाएगा कॉन्सेंट्रेशन। तो याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, मोल पर लीटर, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट लिख देते हैं यहाँ पे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है।
तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए हुए सॉल्यूशन में कितना है, वही उसी का जो फ्रैक्शन होता है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो देखिए एक हमारा जो एसिड हुआ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, हमारे पास 90% प्योर एसिड होगा और इसमें हमने 10% सिर्फ पानी डाला, वाटर डाला, तो हमारा जो सॉल्यूशन तैयार होगा एसिड का वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, हमारा क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हुआ। ये सपोज करो हमने क्या ले लिया, 90% प्योर एसिड है। ठीक है, जैसे हमने एसिड ले लिया यहाँ पे, और वाटर हमने कितना डाला इसमें, ओनली 10% हमने वाटर डाला, ये 90% हमने एसिड को डाला। तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना। और एक हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ठीक उल्टा होगा, इसमें 90% आपका वाटर होगा और 10% जो है वो आपका प्योर एसिड होगा, प्योर एसिड होगा। ठीक है ना, तो 90% वाटर है और 10% प्योर एसिड है। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पे ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने 90% वाटर ले लिया और इसके अंदर हमने क्या किया, 10% एसिड को डाला, 10% हमने क्या डाला, एसिड डाला। तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो जिसमें पानी ज़्यादा होगा उसमें सॉल्यूशन तैयार होगा तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा पानी हो गया, डाइल्यूट हो गया। ठीक है, और हम लोग जो घरों में एसिड यूज़ करते हैं वो बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशंस होता है जिसमें पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि आप देखो अगर मान लो आप यहाँ पे एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, देखो आपने यहाँ पे क्या किया, पानी लिया। ठीक है, आपको अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करना है तो उसके लिए मैं मेथड बता रहा हूँ। देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करने के लिए आपको यहाँ पे पानी लेना है, वाटर, और आपको क्या करना है कि ड्रॉप वाइज, ध्यान रखिएगा एक बार नहीं, आपको ड्रॉप वाइज एसिड को डालना है। ठीक है, ड्रॉप वाइज एसिड को डालना है, ड्रॉप वाइज एसिड को आपको डालना होगा। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे डाइल्यूट करिएगा, ड्रॉप वाइज डाइल्यूट कीजिएगा तो ईजिली ये स्टीयर करोगे, आप डाइल्यूट कर लोगे। लेकिन अगर आप पहले एसिड ले लीजिएगा और फिर ऊपर से पानी डालिएगा, ठीक है, तब ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अगर वो छिटक के आपके आंखों पे, आपके स्किन पे पड़ गया तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है आपको। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो आपका एसिड है ना, आप एसिड को पोर कीजिएगा, पोर एसिड ड्रॉप वाइज इन वाटर। तो वाटर के अंदर आपको क्या करना है, ड्रॉप वाइज एसिड को पोर करना है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हुआ डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए, अब हम एक और क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डी नंबर में, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन के बेस पे हम लोग एसिड को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो देखिए ऑक्सी एसिड में क्या होता है कि ऐसा कोई भी एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने H2SO4 ले लिया, तो H2SO4 क्या है, दिस इज़ योर सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे, तो देखिए सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OR H। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या हुआ कि सल्फर के साथ H2SO4 में सल्फर के साथ ऑक्सीजन लग गया और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये ऑक्सी एसिड कहलाएगा, क्योंकि इस एसिड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के साथ आपका प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। अब देखिए ऑक्सी एसिड में आपको ये चीज़ समझना है कि नंबर ऑफ रिमूवेबल, ठीक है, नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन कितना है। ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखिएगा इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है जो बाहर निकल सकते हैं। तो इसके अंदर जो है आपका 2 हाइड्रोजन है जो कि बाहर निकल सकता है और वो पोलराइज हो सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या रिमूवेबल हाइड्रोजन जो है वो आपका 2 है, इसीलिए ये कहलाएगा डाई बेसिक एसिड, डाई
बेसिक एसिड कहलाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डाई बेसिक एसिड कहेंगे। उसी तरह से देखो ऑक्सी एसिड में एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, HNO3। ठीक है, तो कैसे, तो देखो यहाँ पे H डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे हमने लिया OH। तो यहाँ पे कितने आपके प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो 1 प्रोटॉन है। ठीक है, सिंगल प्रोटॉन है, सिंगल प्रोटॉन है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा मोनो बेसिक एसिड। दिस इज योर मोनो बेसिक एसिड। तो एक ही आपका प्रोटॉन यहाँ पे है, रिलीज करेगा, वाटर में जाएगा, एक ही प्रोटॉन रिलीज करेगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो HNO3 क्या है आपका, मोनो बेसिक एसिड है, क्योंकि इसने एक ही प्रोटॉन को रिलीज किया, पानी में जाएगा, सिंगल प्रोटॉन देगा, तो ये आपका मोनो बेसिक होता है। तो एक हो गया हमारा मोनो बेसिक, दूसरा हो गया डाई बेसिक, तीसरा हो गया ट्राई बेसिक। अब देखिए ट्राई बेसिक एसिड के बारे में, जैसे अब यहाँ पे हमने लिया S3PO4। ठीक है, तो देखो S3PO4 का डायग्राम बना लो, स्ट्रक्चर बना लो। S3PO4 OH OH और OH। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 3 है, 1 2 3 हो गया, फॉस्फोरस 1 है, फॉस्फोरस 1। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, कितने हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स हैं, इसीलिए ये कहलाएगा आपका ट्राई बेसिक एसिड। दिस इज योर ट्राई बेसिक एसिड। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए HClO4 है ना, S3AsO4, ये सब कैसा एसिड है। तो देखो यहाँ पे HClO4 में सिर्फ एक ही प्रोटॉन आपका रिलीज करेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मोनो बेसिक एसिड हो जाएगा, मोनो बेसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, S3AsO4 में क्या होगा, यहाँ पे 3H+ यानी 3 प्रोटॉन यहाँ रिलीज करेगा और AsO4 माइनस 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 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 प्रोटॉन रिलीज किया, इसलिए ये कहलाएगा आपका ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, तो इस चीज़ को आप खासा ख्याल रखेंगे, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रोटॉन रिलीज करेगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट है और फर्स्ट वीडियो है एसिड बेस एंड सॉल्ट का, और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, इसको नोट कीजिए कॉपी पे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे सारे एसिड्स के बारे में और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एसिड्स का क्या प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारे कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पहले अच्छे से कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।